हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 3 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफिंग जैसे ही हानदोंग को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो फू यान पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ पर किसी और मर्द को लाने के लिए। तो हानदोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ पर फू यान की हेल्प करने के लिए आया था और ये सारा खाना मैंने बनाया है। तुमने फू यान के लिए जो भी किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि तुम्हें एक अच्छा सा डिनर ट्रीट दे, इसलिए उसने ये सब किया, समझे कमीने। और हानदोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे फू यान दाफिंग को खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसकी बहुत परवाह भी करती है। तो दाफिंग ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है और वो ये सब देखकर इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि पास्ट में किसी ने भी कभी भी उसकी परवाह नहीं की। दादाजी ने भी उसे कभी वो प्यार नहीं दिया जिसके वो हकदार था। तो दाफिंग को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है और फू यान से रूडली ही बात करता है और कहता है, अब तुम्हारा भाई ठीक हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फू यान कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, कल सुबह मैं अपने भाई के साथ गांव वापस जा रही हूँ। तो दाफिंग कहता है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो फू यान कहती है, मुझे पता है तुम अपने आप को बाहर से जितना कठोर दिखाते हो ना, तुम अंदर से उतने ही नर्म हो। वेल दाफिंग फू यान से कितनी भी रूडली बात क्यों ना कर ले, फू यान उसकी बातों का बुरा नहीं मानती और दाफिंग भी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश होता है, पर वो प्रिटेंड नहीं करता। दूसरी तरफ फेंग आंटी और दोंग अंकल को पता चलता है कि उन लोगों के पास जो फोटो है वो फू यान की नहीं है। तो वो लोग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो दादाजी उन लोगों को बताते हैं हॉस्पिटल में जिस लड़की ने उनकी जान बचाई थी वही फू यान है। तो आंटी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती और फू यान को ढूंढने के लिए पेपर में उसका इख्तियार दे देती है, ताकि जिसे भी फू यान मिले वो उसे कांटेक्ट करे। दूसरी तरफ आबाऊ को फू यान का पता मिल जाता है, तो वो अपने बंदों के साथ फू यान को पकड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ यान दाफिंग को बताता है कि अगर फू यान को कुछ भी हो गया तो दादाजी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। तो दाफिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तभी दाफिंग को ये भी पता चलता है कि जिस लड़की से वो बार बार मिला वही लड़की फू यान है। दूसरी तरफ आबाऊ फू यान को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर हानदोंग आ जाता है फू यान को बचाने के लिए। तो आबाऊ अपने बंदों को कहता है, हानदोंग को भी पकड़ लो, इस कमीने ने भी मुझे बहुत तंग किया है और इसके रहते मुझे अपने पापा की प्रॉपर्टी कभी भी नहीं मिल पाएगी। आज तो मेरे हाथ 2 मछलियाँ लगी है, आज इन दोनों को दफना कर इन दोनों का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और आबाऊ उन लोगों को लेकर जंगल में चला जाता है दफनाने के लिए। दूसरी तरफ दाफिंग फू यान से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एंथोनी पर पड़ती है, जो एक गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है। तो दाफिंग समझ जाता है कि उन लोगों ने फू यान का किडनैप कर लिया है। तो दाफिंग भी फू यान को बचाने के लिए उस जंगल में चला जाता है और आबाऊ को कहता है, इन सबको छोड़ दो, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, मैंने ये डील कैंसिल कर दी है, लेकिन तुम लोग पैसे की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, फू यान को मेरे हवाले कर दो। पर आबाऊ फू यान को देने से मना कर देता है। तो दाफिंग को फू यान को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ना पड़ता है, पर वो लोग दाफिंग को ही मारने लगते हैं। इधर हानदोंग भी अपने आप को छुड़ाकर बाहर आ जाता है और उन गुंडों को सबक सिखाता है। आगे वो दोनों मिलकर उन गुंडों को खूब मारते हैं और उन्हें मार मार कर उनका कचुम्बर बना देते हैं। हानदोंग दाफिंग को कहता है, तुमने तो मेरे पापा को ऑर्डर दिया था फू यान को रास्ते से हटाने का, फिर तुम फू यान को बचाने का नाटक क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो दाफिंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उसे ढूंढना चाहता था। तो हानदोंग कहता है, तुम जैसा कमीना इंसान इतनी जल्दी तो बदल नहीं सकता, अगर तुमने फू यान को जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उसे अच्छे से ट्रीट करना। और हानदोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे दाफिंग फू यान को बता देता है कि वो जिस वांगचाई दादाजी को ढूंढ रही है वो दादाजी कोई और नहीं बल्कि उसके ही दादाजी हैं। तो फू यान ये सब सुनकर खुश हो जाती है कि फाइनली उसे वांगचाई दादाजी मिल गए। आगे दाफिंग फू यान को घर लेकर जाता है, तो दादाजी फू यान को देखकर खुश हो जाते हैं। तो फू यान दादाजी को दादी की आखिरी विल देती है, तो दादाजी उसे पढ़कर इमोशनल हो जाते हैं। तो फू यान कहती है, मैंने अपनी दादी की आखिरी विश पूरी कर दी आपको ढूंढ कर, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। तो दादाजी कहते हैं, तुम कहाँ जाओगी, अब से तुम इसी घर में रहोगी, अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, इसलिए यहाँ से जाने के बारे में कभी भी मत सोचना। तो फू यान कहती है, मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। तो दादाजी कहते हैं, अगर तुम मुझे अपना दादा मानती हो तो तुम मेरी बात नहीं टालोगी। तो फू यान दादाजी की बात मान जाती है और उस घर में रहने को तैयार हो जाती है। आगे आंटी और अंकल फू यान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे
राजकुमारी की तरह ट्रीट करते हैं ताकि फू यान उससे इम्प्रेस होकर उसके बेटे यान से शादी कर ले। पर यान को फू यान में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसके लिए प्रॉपर्टी मायने नहीं रखती, उसके लिए उसकी खुद की कमाई मायने रखती है। पर उसके मॉम डैड हमेशा उसे इस प्रॉपर्टी के बीच में घसीट लेते हैं। पर अंकल आंटी को क्या पता, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, हीरोइन तो हीरो को ही मिलेगी। दूसरी तरफ दाफेंग जियांग को बताता है कि मुझे दादाजी की प्रॉपर्टी पाने के लिए फू यान से नकली शादी करनी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा ताकि वो शादी के लिए मान जाए। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जैसे ही दादाजी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी वैसे ही मैं उसे छोड़ दूंगा। तो जियांग कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे चीट नहीं करोगे। वेल अगर दाफेंग जियांग को चीट कर भी देता है तो भी जियांग दाफेंग का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वो भी तो पैसों की लालची है। आगे दादाजी फू यान से मिलने के लिए जाते हैं और उससे उसका हालचाल पूछते हैं। तो फू यान दादाजी से पूछती है आप इतने अमीर हैं और आपने दादी को प्रॉमिस किया था कि आप उनसे शादी करेंगे, तो फिर आप गांव वापस क्यों नहीं आए? दादी कब से आपका इंतजार कर रही थी और वो आपके इंतजार में ही मर गई। तो दादाजी कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे स्वान के लिए बहुत बुरा लगता है। जब मैं गाँव से वापस आया था तो मेरी सगाई पहले से ही हो चुकी थी और मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा पाया, ना ही अपने पापा को मना पाया कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता और मुझे मजबूरन दाफेंग की दादी से शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम ऐसा मत सोचो कि मैं स्वान के बारे में भूल गया था, मुझे हमेशा स्वान याद थी। वह स्वान ये सब सुनकर खुश हो जाती है कि दादाजी ने कभी भी दादी जी को धोखा नहीं दिया, पर उसे क्या पता कि दादा ने दादी को धोखा ही दिया था। उन्होंने बस दादी का इस्तेमाल किया उनकी मेडिसिन की रेसिपी चुराने के लिए। आगे यांग को जब अपने बेटे के करतूत के बारे में पता चलता है तो वो आबाओ अपने बिजनेस का मालिक नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता होता है कि आबाओ कभी भी उसके बिजनेस को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए यांग हान डोंग को अपने बिजनेस का मालिक बना देता है और अपने बेटे को उसका असिस्टेंट। तो आबाओ को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने पापा का ये फैसला नहीं मानता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अंकल और आंटी फू यान का मेकओवर करवाने के लिए लेकर जाते हैं और उसके लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, पर फू यान उस कपड़े को खरीदने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही महंगे होते हैं और उल्टा उन कपड़ों पर वो नुक्स भी निकालने लगती है। ये कपड़े तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं मार्केट में, ये मॉल वाले हमें लूट रहे हैं। तो अंकल आंटी फू यान को इम्प्रेस करने के लिए वो सारे कपड़े को मार्केट में लगा देते हैं ताकि फू यान को लगे कि ये मार्केट के कपड़े हैं और बहुत ही सस्ते हैं। तो फू यान जब उस मार्केट में जाती है तो वहाँ के कपड़े को देखकर आंटी को कहती है देखा आंटी, यहाँ पर भी वही कपड़े मिल रहे हैं और इसकी प्राइस देखो कितनी कम है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा हमें कपड़े मार्केट में ही खरीदने चाहिए क्योंकि वो कम दाम में देते हैं और अच्छे कपड़े देते हैं। वेल आंटी क्या फू यान को बताती कि ये सारे कपड़े डिजाइनर हैं, पर आंटी उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सारे कपड़ों को कम दामों में बेच रही है और अपना ढेर सारा नुकसान करवा रही है। आगे आंटी फू यान का अच्छे से मेकओवर करवाकर दादाजी के सामने लेकर आती है। तो दादाजी फू यान को ऐसे अवतार में देखकर बहुत ही खुश होते हैं और आंटी दादाजी के सामने अपने नंबर बढ़वाने की कोशिश करती है और दाफेंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर दाफेंग आंटी से 2 कदम आगे निकलता है और वो फू यान को इम्प्रेस करने के लिए वो उसे बताता है कि उसने उसके भाई की एडमिशन बड़े स्कूल में करवाने की प्लानिंग की है और ये सारी डिटेल्स है। अगर तुम्हें सारी डिटेल्स पसंद है तो कल हम चलकर तुम्हारे भाई का एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई के लिए एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फू यान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और दादाजी भी दाफेंग से इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो आंटी का मुंह तो कुत्ते जैसा ही हो जाता है। अगले दिन वो लोग दाव का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल जाते हैं। तो फू यान को वो स्कूल बहुत ही पसंद आता है, पर दाव के इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते कि वो स्कूल दाव को एडमिशन दे सके। तो दाफेंग अपने पैसों के दम पर दाव का उस स्कूल में एडमिशन करवा लेता है। तो फू यान को जब इस बारे में पता चलता है तो दाफेंग से बहस करने लगती है और कहती है तुमने मेरे भाई का एडमिशन पैसे देकर क्यों करवाया। तो दाफेंग कहता है मैंने दाव की भलाई के लिए ये सब किया। तो फू यान कहती है अगर ये स्कूल में दाव का एडमिशन नहीं होता तो हम दूसरे स्कूल जाते। तो दाफेंग कहता है ये स्कूल सबसे बेस्ट है और दाव को इसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर वो इस स्कूल में पढ़ेगा तो वो कनेक्शन बनाएगा और आगे चलकर यही कनेक्शन उसके काम आएगा। तो फू यान कहती है अभी वो बच्चा है, उसे कनेक्शन की क्या जरूरत, अगर उसे आगे बढ़ना है तो वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, ना कि किसी कनेक्शन से। और यहाँ पर इन दोनों में इसी बात को बहस होने लगती है कि तभी दाफेंग को ऑफिस से कॉल आ जाता है और दाफेंग ऑफिस चला जाता है। आगे दादाजी दाफेंग को बहुत ही डांटते हैं कि वो ऑफिस इतना लेट क्यों आया, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तभी फू यान आकर दादाजी को बताती है कि दाफेंग उसके साथ था और वो दोनों मिलकर स्कूल गए थे दाव का एडमिशन करवाने के लिए। तो दादाजी का गुस्सा शांत हो जाता है, पर वो दाफेंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते जिस तरह वो फू यान को ट्रीट करते हैं। फू यान पे वो बहुत ही प्यार लुटाते हैं, पर वो अपने पोते को एक आंख नहीं भाते।